नागपुर के रहने वाले राहुल को अपने क्रिश्चियन दोस्त के घर से क्रिसमस सेलिब्रेशन का इनविटेशन आता है। इनका लेट नाइट तक पार्टी करने का प्लान था, पर राहुल अपने उस दोस्त को बोलता है कि मैं आ तो जाऊंगा पार्टी में, लेकिन मुझे 11 बजे से पहले वहां से वापस आना होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही राहुल के एक दूसरे दोस्त की मोटरसाइकिल राइड के दौरान एक्सीडेंट हो गई थी। उनका वो दोस्त हॉस्पिटल में एडमिट था और पार्टी खत्म करके राहुल सीधा हॉस्पिटल अपने दोस्त को देखने जाने वाला था। अब फाइनली क्रिसमस ईव को राहुल अपने उस क्रिश्चियन दोस्त के घर पर पार्टी करने पहुंचता है। और भाई आगे जो हुआ ना, उसे पढ़ के मेरे शरीर में एकदम तेज सिहरन दौड़ गई। और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि अभी नवंबर 2025 को मेरे कजन सिस्टर की शादी थी नागपुर में। मैं वो शादी अटेंड करने गया था और आज मैं उसी नागपुर शहर की कहानी आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये कहानी बाकी स्टोरी से थोड़ी अलग है और अब आगे आप जो भी सुनेंगे उसमें एक बार बस खुद को इमेजिन करके देखना, बस एक बार, और कमेंट में बताना जरूर कि आपने क्या फील किया। फिलहाल इस कहानी को मुझसे शेयर किया है हमारे एक सब्सक्राइबर केतन भाई ने, और जो राहुल है वो इनके कजन ब्रदर है। अभी केतन द्वारा भेजे गए ईमेल का स्क्रीनशॉट आप वीडियो में देख सकते हैं। केतन बताते हैं कि भैया हम ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं और मेरी नागपुर में ज्वाइंट फैमिली है। अभी इसी ज्वाइंट फैमिली में मेरे बड़े पापा के लड़के हैं जिनका नाम राहुल है और उनकी उम्र कोई 35 का अराउंड होगी। अब जैसे मैंने बताया था कि दिसंबर 2024 में इनको क्रिसमस ईव के लिए इन्विटेशन आता है, तो राहुल अपने उस क्रिश्चियन दोस्त के घर पर पहुंचते हैं। इन्होंने पहले ही तय कर रखा था कि मैं 11 बजे से पहले तुम्हारे घर से वापस निकल जाऊंगा, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल भी जाना अपने दूसरे दोस्त को देखने के लिए। पर जब राहुल अपने उस दोस्त के घर पहुंचते हैं तो इन्होंने देखा कि भाई वहां पर उनके और भी फ्रेंड्स आए हुए हैं, तो इनकी थोड़ी बातचीत शुरू होती है। ये लोग अपना स्कूल लाइफ ये सब डिस्कस करने लगते हैं। बाद में पार्टी शुरू होती है और फाइनली राहुल को पता ही नहीं चला कि टाइम कहाँ निकल गया। उस टाइम पर राहुल केक और मिठाइयाँ खा रहा था और इसी बीच उस पार्टी में आए हुए एक और दोस्त ने राहुल से, जो इनका दूसरा दोस्त हॉस्पिटल में एडमिट था, उनका नाम था सानू के बारे में पूछा कि यार वो कैसा है। अब इसका दिमाग खनका भाई, अरे मेरे को तो सानू को भी देखने जाना है। इसने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 12:30 बज चुके थे। ये अपने बाकी दोस्तों को बोलता है कि भाई मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, अभी मैं तो सानू को देखने जाने वाला था 11 बजे के आसपास, पर अभी इतना लेट हो गया है तो मैं निकलता हूँ यहाँ से। अब राहुल वहां से अपना गाड़ी लेके सीधा नागपुर के उस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं जहाँ इनका दोस्त सानू एडमिट था। गाड़ी राहुल ने पार्किंग में लगाई और वहां से लिफ्ट लेके सीधा 7th फ्लोर पर पहुंचे। 7th फ्लोर के एक वार्ड में इनका दोस्त एडमिट था, तो ये जाके पहले अपने दोस्त से मिलते हैं। वहां पर 15-20 मिनट बैठे और ये उसके लिए कुछ मिठाई लेके आए हुए थे, वो अपने दोस्त को दिया और फिर इन्होंने बोला कि भाई अब रात ज्यादा हो गई है, मैं वापस घर जा रहा हूँ। ये बोल के राहुल वापस उस 7th फ्लोर वाले लिफ्ट की तरफ जाने लगे। उसी लिफ्ट से होके इनको नीचे पार्किंग में जाना था। अभी राहुल सीधा लिफ्ट के अंदर जाते हैं और उन्होंने पार्किंग का बटन दबा दिया। इस टाइम पर राहुल उस लिफ्ट में एकदम अकेले हैं। कुछ टाइम के बाद लिफ्ट रुकती है और उसका दरवाजा खुलता है। राहुल यहाँ लिफ्ट से बाहर निकल गए पार्किंग के लिए। अब राहुल उस लिफ्ट से निकल के 4 कदम आगे बढ़ते हैं और इन्होंने पाया कि भाई वो जो फ्लोर है वहां एकदम घनघोर अंधेरा हो रखा है। इनको तुरंत रियलाइज हुआ कि यार ये तो पार्किंग है ही नहीं, मैं गलत फ्लोर पर निकल गया। क्योंकि राहुल को तो ये उम्मीद थी ना कि इन्होंने पार्किंग का बटन दबाया है, लिफ्ट सीधा जाके पार्किंग पर रुकेगी। तो इनको लगा कि मे बी किसी ने इस फ्लोर पर बटन दबा दिया होगा तो लिफ्ट यहाँ रुकी है। अब ये दोबारा मुड़ते हैं लिफ्ट की ओर जाने के लिए। इन्होंने सोचा कि मैं लिफ्ट में जाके दोबारा पार्किंग का बटन दबाता हूं, और भाई अभी ये लिफ्ट की तरफ जा ही रहे थे ना कि लिफ्ट का दरवाजा अपने आप बंद होता है और लिफ्ट वहां से सीधा ऊपर चली जाती है। राहुल अभी हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर पर खड़े हैं जहां और कोई नहीं था सिवाय घने अंधेरे के। राहुल यहां चुपचाप लिफ्ट के पास जाके खड़े हो जाते हैं और उन्होंने उसका बटन दबाया कि ठीक है कुछ देर वेट करता हूं, लिफ्ट आ जाएगी दोबारा। पर भाई साहब ऐसा होता नहीं है, वो लिफ्ट नीचे आई ही नहीं। अब राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, और इतना ज्यादा अंधेरा था कि इन्हें कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा था कि सीढ़ी किधर है, रूम्स किधर है, फ्लोर के अंदर क्या है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। राहुल के पास वेट करने के अलावा और कोई उपाय ही नहीं था भाई। और इसी बीच राहुल फील करते हैं कि कोई ना इनके पीछे से भाग के गया। अभी ये आवाज सुन के जब राहुल पीछे मुड़े तो कोई भी नहीं था
पर वो भागने की आवाज लगातार राहुल को सुनाई दे रही थी। दिक्कत ये थी कि उस फ्लोर पे कोई भी लाइट सोर्स नहीं था। जो वो लिफ्ट के अंदर की लाइट थी उसी से थोड़ा बहुत बाहर दिख रहा था, पर अब तो लिफ्ट भी नहीं है यहाँ पे। अब इस समय लगातार राहुल लिफ्ट का बटन प्रेस कर रहे हैं कि भाई जल्दी से आजा, मैं नीचे जाऊं। और इसी बीच जो वो भागने की आवाज थी वो राहुल के और करीब आने लगी। राहुल को ऐसा फील हो रहा था कि कोई उनकी तरफ भाग के आ रहा है, और अब उसके साथ किसी के रोने की भी आवाज सुनाई दे रही थी पीछे। अब राहुल यहां देखने की कोशिश करते हैं कि भाई कौन रो रहा है, और इसी बीच अचानक लिफ्ट आ जाती है इनके फ्लोर पे। पर जब तक राहुल पीछे मुड़ के उस लिफ्ट की तरफ जाते हैं, उसका गेट एक बार खुला खुद से और फिर से बंद हो गया। बंद होते ही लिफ्ट दोबारा ऊपर चली गई। अभी समय राहुल अपने फोन का फ्लैशलाइट ऑन करते हैं और इन्होंने डिसाइड किया कि जहां से रोने की आवाज आ रही है ना, मैं उस आवाज को फॉलो करते हुए जाऊंगा, देखता हूं कौन है। ये धीरे धीरे अपना कदम उस आवाज की तरफ बढ़ाने लगते हैं और कुछ ही सेकंड के बाद इनकी नजर एक कोने वाले रूम पर पड़ती है। भाई ये देखते हैं कि उस रूम को एक औरत पीट रही है अंदर से, और उसी के रोने की आवाज राहुल को सुनाई दे रही थी। जब राहुल 2 कदम और आगे बढ़ाते हैं तो वो औरत एकदम चुप हो गई, और कुछ सेकंड के पॉज के बाद वो बोलती है कि मुझे बचा लो, मुझे यहां से बाहर निकाल दो। भाई साहब ये लाइन सुनकर राहुल का खून सूख गया एकदम। वो दौड़ के वापस लिफ्ट की तरफ आता है। लिफ्ट अभी भी ऊपर ही थी। राहुल एकदम पैनिक में बटन दबाया जा रहा था, और इसी बीच ना राहुल को अभी जो उसने रूम देखा था उस रूम के गेट खुलने की आवाज सुनाई देती है। और उसके बाद से ही राहुल को फील हुआ कि कोई उनके तरफ दौड़ के आ रहा है। राहुल यहां अपने फोन का फ्लैशलाइट उस तरफ घुमाते हैं, और भाई राहुल को खुद से 4-5 मीटर की दूरी पे एक काला साया दिखाई देता है। वो किसी लड़की का साया था, और ऐसा लग रहा था कि वो राहुल को बुला रही है मदद के लिए। अब केतन बताते हैं कि राहुल भैया को हनुमान जी में बहुत ज्यादा आस्था थी, तो उन्होंने हनुमान जी का नाम रिकॉल करना स्टार्ट किया, और वैसे ही नाम लेते लेते लिफ्ट का बटन दबाने लगे फिर से। और चमत्कार ये हुआ कि कुछ सेकंड में ही लिफ्ट नीचे आ गई। ये हनुमान जी का नाम लेते हुए ही लिफ्ट का गेट खोल के अंदर जाते हैं और सीधा पार्किंग का बटन दबाया। इस बार लिफ्ट प्रॉपर पार्किंग में पहुंचती है, और ये सीधे अपनी गाड़ी में बैठ के घर पहुंचते हैं। अब घर जाके इस घटना को राहुल ने केतन और राहुल के ही जो छोटे भाई हैं हर्ष, उनको बताया। अब देखो हर्ष और राहुल सगे भाई हैं, और केतन इन दोनों का कजन लगता है। इन तीनों में से केतन सबसे छोटा था। अब ये चीज राहुल ने बता तो दी इन दोनों को, पर उनको आइडिया नहीं था कि भाई ये इनके दिमाग में घर कर जाएगी, और उसका परिणाम बहुत ही भयानक होने वाला है। अब केतन बताते हैं कि भैया मुझे ना घोस्ट हंटिंग का बहुत ज्यादा शौक है। मैं बहुत इंटरेस्ट लेके भूतों की कहानियां देखता और पढ़ता हूँ। पर जब राहुल भैया ने हमसे उस घटना के बारे में जिक्र किया तो मैंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया उसको लेके। अब संयोग ऐसा बना कि एक दिन हर्ष और केतन इन दोनों को किसी काम से उसी हॉस्पिटल के पास जाना पड़ा। जब ये लोग हॉस्पिटल के करीब पहुंचे तब हर्ष ने केतन से बोला कि भाई ये वही हॉस्पिटल है जहां उस रात राहुल भैया के साथ वो घटना घटी थी। तो यहाँ केतन थोड़ी देर उस हॉस्पिटल की तरफ देखने के बाद हर्ष को बोलता है कि भाई हमें एक बार चल के देखना चाहिए क्या है वहां पे। और ये बोल के केतन उस हॉस्पिटल की तरफ एक टक देखने लगा। 15-20 सेकंड बिना पलक झपकाए उसने हॉस्पिटल को देखा। और केतन बताते हैं कि भैया मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कोई चीज़ ना मुझे पुल कर रही है अपनी तरफ। उस हॉस्पिटल में कुछ तो था जो मुझे खींचे जा रहा था कि मैं बस अंदर चला जाऊं। अब इसने यहाँ पर हर्ष को भी मना लिया कि भाई चल ना देख के आते हैं। हर्ष ने बोला कि ठीक है, दिन का टाइम है, क्या ही होगा। ये दोनों अपनी गाड़ी लेके हॉस्पिटल के पार्किंग में पहुंचते हैं, और पार्किंग पहुंच के इन लोगों ने डिसाइड किया कि यार हम ना लिफ्ट से ऊपर नहीं जाएंगे। उधर कोने में उनको सीढ़ी दिखाई दी तो ये दोनों सीढ़ी की ओर बढ़ने लगे। अब जब ये लोग सीढ़ी के करीब पहुंचे तो इन्होंने देखा कि भाई वो पूरा स्टेयर केस एकदम घनघोर अंधकार में डूबा हुआ है। केतन यहाँ पे थोड़ा सा घबराते हुए अपना कदम आगे बढ़ाता है
और भाई जैसे ही इसने उस पार्किंग के स्टेयरकेस पर पहला कदम रखा, उस सीढ़ी के आसपास की सारी लाइट जल जाती है। अब ये होते ही केतन एकदम घबरा गया, पर फिर इनको पता चला कि जो ये स्टेयरकेस है यहाँ पर सेंसर लगे हुए, और जब भी कोई इधर से क्रॉस करता है तो ये सेंसर उसके मूवमेंट कैच करके लाइट्स ऑन कर देता है। अब ये लोग सीढ़ियों से ही होते हुए पहले फर्स्ट फ्लोर पे खड़े होकर इन्होंने थोड़ा सा देखा आसपास, और फिर वहां से ऊपर सेकंड फ्लोर पे चले गए। जब ये लोग सेकंड फ्लोर पर पहुंचे तब हर्ष बोलता है कि भाई इसके ऊपर वाले फ्लोर पर ही राहुल भैया के साथ वो घटना घटी थी। अब यहाँ केतन सेकंड फ्लोर से थोड़ा ऊपर चढ़ता है। अब देखो वो किस पॉइंट पर खड़ा है। यहाँ केतन खड़ा है, समझ लो इसके नीचे राइट हैंड साइड में सामने सेकंड फ्लोर है, और यहीं पर नीचे की तरफ उनका भाई हर्ष खड़ा है, और यहाँ जहाँ पर केतन खड़ा है यहाँ से ऊपर की तरफ थर्ड फ्लोर के लिए सीढ़ी जा रही है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार ड्राइंग से भी समझा देता हूँ। तो जितना मुझे केतन ने डिस्क्राइब किया है उसके हिसाब से ये सेकंड फ्लोर है, और सेकंड फ्लोर के पास जहाँ हर्ष खड़ा है नीचे की ओर, और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पर केतन खड़ा है, ठीक है। यहाँ से ऊपर सीढ़ी जाती है थर्ड फ्लोर की तरफ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। केतन अभी ऊपर गया नहीं है थर्ड फ्लोर पे, यहाँ खड़े होके वेट कर रहा है कि मैं अब ऊपर जाऊंगा। अच्छा एक चीज और, जब केतन सेकंड फ्लोर की सीढ़ियों से चलकर उस कॉमन स्पॉट पर पहुंचे थे ना, जहां से ऊपर थर्ड फ्लोर की ओर सीढ़ी जा रही है, उस स्पॉट पर पहुंचते ही केतन को ना थर्ड फ्लोर के अंदर से एक गेट खोलने की आवाज सुनाई दी थी। पर इन्होंने ये बात अपने भाई हर्ष को नहीं बताई। इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं केतन एकदम। अब यहाँ पर हर्ष नीचे ही खड़ा था। वो बोलता है केतन से कि सुन, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, चलते हैं यहाँ से यार। पर केतन के अंदर तो भाई चुल मची हुई थी। ये जैसे अपना पहला कदम बढ़ाता है उस थर्ड फ्लोर की सीढ़ी की तरफ, भाई साहब इसे सुनाई देता है कि कोई बहुत भारी कदमों से भागते हुए इसकी ओर आ रहा है। और सबसे ताजुब करने वाली बात यह थी कि उस थर्ड फ्लोर के स्टेयर के सेंसर ने किसी ह्यूमन को डिटेक्ट नहीं किया। अब केतन बताते हैं कि भैया थर्ड फ्लोर पर जिस तरफ से भागने की आवाज आ रही थी वहां इतना अंधेरा था कि मैं कुछ देख ही नहीं पा रहा था। इस टाइम पर मेरा भाई हर्ष वहीं सेकंड फ्लोर पर खड़े होके मुझे एकटक देख रहा है। वो इतने इंटेंस तरीके से देख रहा था कि मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं कोई स्पिरिट हर्ष के अंदर तो नहीं घुस गई। पर केतन इस चीज को भी इग्नोर करते हुए उस सीढ़ी की ओर फिर से कदम बढ़ाते हैं। और इस बार जैसे उन्होंने कदम बढ़ाया, केतन को उस थर्ड फ्लोर के अंदर से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। सेम इनको भी ऐसा फील हुआ कि कोई ना इसे बुला रहा है अंदर। इस टाइम पर केतन वहीं सीढ़ियों पर ही फ्रीज हो गए थे। ये फ्रीज होके एक टक उस तीसरे फ्लोर की ओर देख रहे हैं, और इतने में उनको दिखाई दिया कि एक औरत अंदर से निकल के आई है। वो औरत एकदम ब्लैक और उसका चेहरा बहुत बिगड़ा हुआ था। आंखें उसकी एकदम खून जैसी लाल हो रखी हैं, और वो ना केतन की ओर हाथ करके उसे बुला रही है अपनी तरफ। अभी केतन कुछ प्रोसेस कर ही पाता कि वो औरत अचानक से सीलिंग पे चढ़ गई। वो सीलिंग पे ऊपर क्रॉल करते हुए केतन की तरफ आ रही है। ये अपने एकदम होश खो बैठा था, इसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। और फिर इसने देखा कि भाई वो सीलिंग से ही ना नीचे की ओर लटक गई है, और अभी केतन की ओर देखते हुए वो बड़े प्यार से उसे बुला रही है। पर जब केतन ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया तो वो वापस एकदम सीरियस हो जाती है, और इसके थोड़ी देर के बाद एकदम दर्द भरे टोन में रोने लगती है। वो कैसे भी केतन को मेल्ट करके अपने पास बुलाना चाहती थी। केतन बताते हैं कि मुझे उस औरत की तरफ बहुत स्ट्रांग पुल फील हो रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं उसके पास चले जाऊं, और इसी बीच मैंने ना आगे कदम बढ़ाया। वो औरत एक टक मुझे देख रही है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि उसने ना मुझे हिप्नोटाइज कर लिया है। मैं उसकी ओर बढ़ रहा था, और तभी ना मुझे किसी ने जोर से चाटा मारा एकदम।
मैं थोड़ा होश में आया और मैंने देखा कि मेरा भाई हर्ष मुझे चाटा मार रहा है। हर्ष बोल रहा है कि अबे मैं कितने टाइम से तुझे आवाज लगा रहा हूं, चल यहां से, क्यों खड़ा है, कोई भी नहीं है ऊपर। और जब हर्ष ने ऐसा बोला ना तो हर्ष की नजर भी एक बार उस 3rd फ्लोर की तरफ गई। ये देखता है कि भाई वो औरत एकदम डेड एक्सप्रेशन लेके हर्ष को घूर रही है। ये देखते ही भाई हर्ष घबरा गया। ये केतन को बोलता है कि भाई भाग यहां से जल्दी, और हर्ष दौड़ के नीचे 2nd फ्लोर पर चला गया। केतन अभी भी फ्रीज हो रखे एकदम। ये चाहते थे वहां से निकलना, पर ऐसा लग रहा था कि किसी ने इनको जकड़ के रखा हुआ है। वो औरत एकदम गुस्से में केतन की ओर देखते हुए इसकी तरफ बढ़ने लगी। केतन या हर्ष की तरफ देखते हैं और ये बोलना चाह रहे थे कि भाई मैं ना हिल नहीं पा रहा हूं यहां से। तभी वहां पर खड़े होकर हर्ष जोर से हनुमान जी का नाम लेने लगता है। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। वो केतन को बोलता है बार बार कि भाई नाम ले हनुमान जी का, बजरंगबली का नाम ले। और तब केतन अपने प्रॉपर होश में आता है और इसने हनुमान जी का नाम लेना स्टार्ट किया। और बाद में हनुमान चालीसा पढ़ते हुए ये दौड़ के नीचे वापस आता है। केतन को जब रियलाइज हुआ कि भाई मैं अभी किस चक्कर में पड़ने वाला था, तो ये ना 4 सीढ़ी कूद कर नीचे पहुंचता है सीधा। ये लोग सीढ़ियों से होते हुए नीचे भाग के पार्किंग में जाते हैं। वहां पार्किंग में 2 गार्ड थे। इन्होंने बोला गार्ड को कि अभी हमने ऊपर 3rd फ्लोर पे ऐसा ऐसा देखा है। तब गार्ड उल्टा इनको ही डांटने लगता है कि तुम लोगों ने दारू पी रखी है, कोई नहीं 3rd फ्लोर पे, क्या करने गए थे तुम लोग। अब जब ये लोग पार्किंग से बाहर निकले तो इनको हॉस्पिटल के बाहर ही एक वहाँ का स्टाफ दिखाई देता है। वो थोड़ा यंग था, तो इन लोगों ने बुला के उससे पूछा कि मतलब आपको कुछ पता है क्या 3rd फ्लोर के बारे में। तब उसने बताया कि भाई मैं भी यहाँ पर नया ही आया हूँ, पर मैंने सुन रखी है काफ़ी चीज़ें। कुछ साल पहले यहाँ 3rd फ्लोर पर आग लगने से काफ़ी लोग एक साथ झुलस के मर गए थे। उन्हीं की स्पिरिट उस फ्लोर को हॉन्ट करती है। मतलब कोई गलती से ऊपर चला गया तो उनका स्पिरिट से इनकाउंटर होना तो ये बहुत आम बात है। हम आए दिन सुनते रहते हैं ये सब। अब ये बातें जानने के बाद हर्ष और केतन वापस घर आते हैं और घर आके इन्होंने किसी से कुछ नहीं बताया। केतन बताते हैं कि उस घटना के 1 महीने तक मैं ढंग से सो नहीं पाया। कभी अगर गलती से मुझे नींद आ जाती तो सपने में वो औरत ही मुझे दिखाई देती थी। हर छोटी बात पर मुझे गुस्सा आने लगा और मैं ना बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया था। धीरे धीरे घर का जो माहौल था वो भी एकदम नेगेटिव हुए जा रहा था। अब जब केतन को लगा कि उसे ये सब हैंडल नहीं हो रहा है तो उसने ये बात अपने सबसे बड़े भाई राहुल को बताई। राहुल ने पूछा कि कहीं गया था क्या तू ऐसी जगह। तब केतन बोलता है कि हाँ भैया, वो जो हॉस्पिटल में आपके साथ इंसिडेंट हुआ था ना, मैं और हर्ष उधर गए थे। ये सुन के राहुल ने केतन को बहुत डांटा और फिर उसे अपने साथ एक जान पहचान के पंडित के पास लेकर गए। अब सुनना यहाँ पर पंडित क्या सजेस्ट करता है। उस पंडित ने केतन को अपने सामने बैठाया और आंख बंद कर ली। थोड़े टाइम के बाद आंख खुला और केतन से पता है क्या बोलते हैं कि वो अभी भी तुम्हारे साथ ही है। राहुल पूछता है कि कौन बाबा। तब उस बाबा ने बताया कि तुम्हारा भाई जो वो हॉस्पिटल गया था ना, वहां पर जो उसे औरत दिखी थी, उसकी आत्मा इसके साथ ही रह रही है। वो एक ऐसे औरत की आत्मा है जो एक मानसिक बीमारी से जूझ रही थी और इसी बीच उसका कार से एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट होने के बाद वहीं हॉस्पिटल में वो एडमिट हुई थी, सेम 3rd फ्लोर पे। और उसी टाइम आग लगने की वजह से उस औरत की झुलस कर मौत हो जाती है। अब देखो एक चीज बताता हूं आप लोगों को, जो ऐसे लोग होते हैं ना जिनको ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं, वो ध्यान में जाके ये सारी इंसिडेंट देख सकते हैं। मेरे फैमिली में भी एक हैं, ऑब्वियसली नाम नहीं ले सकता। तो ऐसा होता है कि कोई अपनी समस्या लेके अगर उनके पास पहुंचता है तो वो ना माता रानी के बहुत बड़े उपासक हैं। वो अपने ध्यान में जाते हैं और मोटा मोटा वैसे बताते हैं कि डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, मान लो कुछ सामान भूला है, किसी का कुछ खो गया है, तो वो जाता है उनसे पूछने के लिए। तो वो ऐसे देख के ध्यान में बता देते हैं कि पूरब दिशा में इस जगह पर ऐसे से मिलेगा। और अगर वो सामान नहीं मिलने वाला होता है तो वो ये भी बता देते हैं कि वो सामान मिलेगा नहीं, आपको है तो उधर ही पर मिलेगा नहीं। और भाई 100 में से 99 टाइम्स वो सच होता है। तो ये सिद्धियाँ होती हैं एंड इट इज़ बियॉन्ड साइंस एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पर आप लॉजिक ढूंढेंगे तो वो तो मिलने से रहा। पर फिर अभी जो ये बाबा हैं, ये इसको एक लोटे में पानी भर के देते हैं। ये बोलते हैं केतन से कि एक काम करना, वो लोटा लेके अपने घर के चारों ओर घूमना, हर कोने में जाना, और जिस जगह पर तुमको अपने शरीर में करंट जैसा फील हो उसी जगह पर लोटे को रख के उसमें नमक डाल देना।
अगली सुबह अगर उस लोटे का पानी काला हो गया तो मुझे तुरंत फोन करना, मैं एक हवन करूंगा। केतन ठीक ऐसे ही करता है। वो लोटे में पानी लेके पूरे घर में घूमने लगा और भाई जब ये अपने बेडरूम के अंदर पहुंचा तब उससे अपने शरीर में एक करंट फील होता है। इसने वहीं पर लोटा रखा और उसमें नमक डाल दिया। अगली सुबह जब उठा तो इसने देखा कि भाई पानी पूरा काला हो रखा है। तो इसने तुरंत उस पंडित जी को कॉल कर दिया। पंडित जी को कॉल करके इसने सारी बात बताई तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं कुछ सामान का लिस्ट भेज रहा हूँ, ये लेकर आओ और फिर मैं हवन करने आऊँगा तुम्हारे घर पे। शाम के 4 बजे पंडित जी इनके घर पहुँचते हैं। वो प्रॉपर तरीके से हवन करते हैं। अब हवन खत्म होने के बाद इन्होंने केतन को फिर से एक लोटे में पानी दिया और इस बार उस पानी के अंदर फूल भी डला हुआ था। एक बाबा ने इनके घर पर ही एक साफ सुथरी जगह स्पॉट की थी। वो केतन को बोलते हैं कि उस जगह पर जाने तक पूरे रास्ते में तुम्हें थोड़ा थोड़ा पानी गिराते हुए जाना है और फाइनली जब तुम उस साफ सुथरे स्पॉट पर पहुंचोगे तो वहां पूरा पानी गिरा के जो फूल मैंने दिया है उस फूल को वहीं पर रख देना। वहां फूल रखने के बाद तुम हाथ जोड़ के माफी मांगना उस स्पिरिट से कि मुझसे गलती हो गई और मैं दोबारा अब आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। और ऐसा बोल के तुम वापस घर की तरफ मुड़ना और सीधा घर में घुस जाना अंदर। पीछे पलट के नहीं देखना है। वो तुम्हारे भाइयों की आवाज़ में, तुम्हारी मम्मी की आवाज़ में तुम्हें बुलाने की कोशिश करेगी पर तुम बिल्कुल भी पीछे नहीं पलटोगे। केतन ठीक ऐसे ही करता है। उसने बाबा की बात मानी और जैसा उन्होंने बोला था वैसा फॉलो किया। और केतन बताते हैं कि भैया उस पूजा के बाद फाइनली हमारे घर में और मेरे साथ सब कुछ ठीक हो गया। तो यार ये थी पूरी कहानी। अगर आपके जानने में भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मिलता है आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।